मोबाइल है सबका एरोप्लेन मोड में। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या इंडिविजुअल इंडिविजुअल आप इंडिविजुअल नोटिस भेजें नाम के साथ। साइलेंस मेंटेन करना, आप ध्यान देना है। इससे पहले भी मतलब इस क्लास से पहले और क्लासेस है किसी का कहीं पहले? कहाँ से क्लास करें? कितने बजे से? 7 से 8। 7 से 8। 7 तुम लोगों का तो यहाँ है ना। और किसी का? कहाँ से है? अच्छा वहाँ पे है। और किसी का क्लास रहता है? हमारा भी क्लास रहता है 7 से 8। किस चीज का? तुम्हारा कंप्यूटर क्लास रहता है। इसलिए पूछ रहे हैं ना कि 7 से लेकर के 8, फिर 8 से कुछ खाते पीते हो कि बस ऐसे ही आ जाने लगे? हाँ हाँ, क्या एक एक करके ना, एक एक करके। ओ कॉफी पी के आते चलेगा, छोड़ खा पी के आना जरूरी है, ठीक है ना? क्योंकि अगर इतना सुबह उठते हो 7 बजे से क्लास है। हाँ हम ये पूछ रहे हैं कि अगर क्लास कंटिन्यूड है 7 से लेकर के 11 तक, तो उसके हिसाब से आपके मतलब स्टमक का भी प्रिपरेशन रहना चाहिए। नहीं रहेगा ना तो फिर क्लास में मन नहीं लगेगा। क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए, सब लोगों ने बनाया? एवरीवन इस दिन रैंडमली चेक कर लेंगे आप। नहीं बने रहने पे हो सकता है पूरा क्लास बाहर हो जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। इसलिए इस वार्निंग को लाइटली नहीं लेना, क्योंकि एक भी रूल से हम कॉम्प्रोमाइज इस बार नहीं करने वाले, ठीक है? खड़े रहना है पीछे 2 मिनट, फिर लेट हो। आज आज क्या हो गया? आज तो ट्रैफिक नहीं था, कोई एग्जाम नहीं, तुम लेट निकलते हो। हैबिट चेंज करो, ठीक है? लेट से सो के उठ रहे हो क्या? क्लास भी है इससे पहले कहीं क्लास है? तो लेट घर से चलते हो लेट। चले आपस का डिस्कशन बंद कर लीजिए अब, फोकस कीजिए। एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को बनाने के लिए, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। रूल्स याद है सबको? रूल्स याद है एवरीवन? कैसे बनाते हैं? देखो कुछ चीजें आपको याद रखनी है। रिसीट और पेमेंट के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि ये किस कैटेगरी का अकाउंट है क्या ये? तो आप लोगों को बताया गया कि ये कैश बुक जो हम लोग बनाते हैं ड्यूरिंग द ईयर, जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, इन लोगों ने 11th पढ़ा, तो 11th में कैश बुक का जो ड्यूरिंग द ईयर पूरा मेंटेनेंस होता है, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट स्टेटमेंट है जो एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। रिसीट और पेमेंट अकाउंट साल के अंत में बनाया जाता है, ठीक है? विच इज एक्चुअली द समरी ऑफ कैश। ना क्वेश्चन है कि अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोग डील कर रहे हो और आ गया कैश बुक इज ए, ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, पीछे खड़े रहना तुम, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट, तो क्या जवाब देंगे? तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये शॉर्ट भी बताया गया होगा बट डिटेल नहीं बताया कि ट्रेडिशनल अकाउंट, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में पर्सनल अकाउंट कहते किसको है? तो किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अकाउंट कैसा अकाउंट होता है? पर्सनल, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? रियल अकाउंट एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड अकाउंट। दूसरा कैटेगरी क्या है? रियल। रियल अकाउंट किससे रिलेट करता है? एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। कैश क्या है? व्हाट इज कैश? तो कैश बुक पे बेस्ड जो स्टेटमेंट हुआ वो कैसा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। क्लियर है? तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि कैश रिसीट और पेमेंट अकाउंट इज अ ऑप्शन, तो उसमें क्या चूज करेंगे? रियल अकाउंट। इज दैट क्लियर? रियल अकाउंट क्यों पता चल गया?
क्योंकि ये कैश बुक का समरी है और कैश बुक में एक्चुअली कैश और बैंक का इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं और कैश और बैंक जो है वो एसेट है। क्या है? एसेट। लेट आए हो, कैसे बैठोगे? स्पेस जहां जहां वहां बैठो। देखो जहां पे 2 लोग हैं वहां पे 3 बैठो पहले, और टाइम पे आओ। नहीं लोग लेट हो रहे हो डेली, एक दिन लौटा देंगे तो समझ आ जाएगा। चलो अब गेट बंद कर दो। क्वेश्चन दिया था ना ये सॉल्व करने के लिए। रिसीट और पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, स्टार्ट कैसे करेंगे? रिसीट और पेमेंट अकाउंट समरी है कैश बुक का, नंबर 1 पॉइंट। इसका स्टेटमेंट जब ड्रॉ करोगे तो लेफ्ट साइड होगा रिसीट्स, जिसको हम डेबिट साइड भी बोलेंगे, और राइट साइड यानी क्रेडिट साइड क्या होगा? पेमेंट। क्लियर है? नाम से ही सजेशन मिल गया ना, रिसीट्स यानी प्राप्तियां, पैसे जो भी अमाउंट रिसीव होगा ना ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो सब रिसीट साइड जाएगा। पेमेंट्स, जो भी पेमेंट्स किया गया होगा ऑर्गेनाइजेशन से, वो सब किस साइड जाएगा? पेमेंट साइड। क्लियर है? सिंपल है। पेमेंट्स किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में, चेक से, दोनों। रिसीट किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में, चेक से, दोनों। क्लियर है? स्टार्टिंग बैलेंस होगा कैश और बैंक का, यानी जब रिसीट पेमेंट बनाओगे तो स्टार्टिंग में क्या लिखोगे? कैश का और बैंक का बैलेंस, और एंड में भी कैश और बैंक का बैलेंस ही निकलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन बैंक के साथ ऐसा नहीं। तो बैंक बैलेंस लिखते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा मिस्टेक करोगे गलत हो जाएगा, और फिर सोचते रहो कि आंसर मिल मैच क्यों नहीं कर रहा, और फिर टाइम वेस्ट होगा उसको ढूंढने में, क्योंकि करेक्ट आंसर बनाना आसान है, करेक्ट सॉल्व करना आसान है, एरर्स ढूंढना ये डबल डिफिकल्ट काम होता है। एक बार जहां मिस्टेक कर दिया ना, फिर ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, और अगर आंसर पता नहीं चल पा रहा हो कि मिस्टेक कहाँ पे आपने किया है, तो फिर वो हेडेक भी बनेगा। तो इसलिए केयरफुल रहना है इस तरह के पॉइंट्स में। तो बैंक का डेबिट बैलेंस भी होता है, और क्रेडिट बैलेंस पहचानने के लिए क्या बताया गया? 3 पॉइंट रह सकता है। या तो लिखा रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, या लिखा रहा है बैंक ब्रैकेट में क्रेडिट, या हो सकता है ट्रायल बैलेंस लिखा रहा है और बैंक लेकिन अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। ये 3 सिचुएशन है, तो समझ जाइए बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, और ओपनिंग बैलेंस इस केस में क्रेडिट साइड लिखेंगे, पेमेंट साइड सबसे ऊपर, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन डैश देके बैंक ओवर आएगा। उस तरह का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उसमें भी डील करेंगे। रिसीट और पेमेंट कल स्टार्ट किया था ना, कि परसों? परसों स्टार्ट किया था। परसों सिर्फ इसका फॉर्मेट बताया गया था। कल हम लोगों ने क्वेश्चन डील किया था, एक होमवर्क जो दिया गया था उसको मिलवाए, उसके अलावा एक क्लास वर्क और एक होमवर्क कल दिया गया था जिसको हम लोग अभी मिलवाए। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन पॉसिबिलिटी रहा तो रिसीट और पेमेंट का, या फिर इनकम एक्सपेंडिचर्स का हम लोग हो सकता है फीचर्स डिस्कस कर, पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिसीट और पेमेंट अकाउंट फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए होंगे सब लोग। ज्यादातर लोगों ने आंसर, हम ये नहीं देखेंगे कि 100% करेक्ट बना कि नहीं बना, ईमानदारी से कोशिश दिखना चाहिए बस कि आपने ईमानदारी से कोशिश किया है, कोशिश में भी ईमानदारी होना चाहिए। ठीक है, एक कोशिश ऐसा होता है कि सर को दिखाना तो है, चलो फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और 2-3 पॉइंट लिख करके घर पहुंच जाते हैं, सर देखेंगे तो कोशिश ही तो दिखाना है, ये नहीं। ईमानदारी उससे कोशिश का मतलब क्या है ना, आपने एक एक टर्म ट्राई किया, हो सकता है कुछ गलत हो गया हो, चलेगा, लेकिन एक एक टर्म में कोशिश किया आपने, अपना आपका जितना एफर्ट था वो लगाया, इतना होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बस सो करके उठे, 10 बजे से क्लास है 8 बजे उठे, 9 बजे से क्लास है 8 बजे उठे और उसके बाद 10 मिनट ट्राई कर लिए, तो उसको ट्राई करना नहीं बोलेंगे, वो तो प्रेशर रहेगा, प्रेशर कि चेक कर लेंगे क्लास से बाहर हो जाएंगे, इसलिए तो वो आपको सीखने को नहीं मिलेगा उसको। ईमानदारी से रूटीन बन गया ना सबका, स्टडी रूटीन है ना, बन गया, कि अभी तक सोच ही रहे हो अगले दिन से कर लेंगे? अभी तक बहुत सारे लोग सोच ही रहा होगा होली अभी आने दो, होली आ रहा है, अभी इसके बाद हम लोग बैठेंगे, टेस्ट सही करेंगे, अब उसके बाद आराम से पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तो फेस्टिवल आना या कोई इवेंट आना ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता है ना। अगर फेस्टिवल 10 दिन बाद है तो आप आज से प्रिपरेशन करने लग जाते, आपका डेली रूटीन जो पढ़ने वगैरह का है तो वो 10 दिन पहले से डिस्टर्ब होने लगता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने उस स्टडी के साथ ऑनेस्ट नहीं है। अगर फेस्टिवल 10 दिन बाद है तो 10वें दिन एक्टिव हुई फेस्टिवल के,
10 दिन पहले से एक्टिव होकर के 10 दिन का सेलिब्रेशन करने का सोच रहे हो, या फिर कहीं से इनविटेशन आ गया फ्रेंड का या रिलेटिव्स का शादी है और 10 दिन बाद है और अभी से प्रिपरेशन चल रहा है, तो फिर स्टडी के साथ आप डेडिकेटेड नहीं रहेंगे और वैसा पढ़ना आपको ज्यादा फायदा नहीं देगा। हर चीज में ईमानदारी, ठीक है, खेलिए, खेलने में भी ईमानदारी होगी। स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ है, स्टार्ट में कहां पर लिखें? हमने कहा था ना कैश इन हैंड का 2 बैलेंस है, बैंक बैलेंस नहीं है। कैश इन हैंड एंड बैंक कंबाइंड दिया हुआ है और पॉसिबल है, कभी कभी ऐसा होता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ना कंबाइंड दिया रहता है, दैट इज पॉसिबल। कभी इंडिविजुअल बैलेंस भी हो सकता है रिसीट पेमेंट बनाने के लिए दिया हुआ, और कभी कभी क्वेश्चन में एक साथ कैश और बैंक दोनों का बैलेंस दिया रहता है। तरीका वही है। स्टार्ट करेंगे तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है कैश एंड इन हैंड एंड बैंक ऑन 1/4/2007 एंड ऑन 31st March 2008। दो इंफॉर्मेशन है कैश बैंक का, ओपनिंग कौन क्लोजिंग कौन? ऊपर वाला ओपनिंग है, स्टार्टिंग डेट वाला, नीचे डेट वाला क्लोजिंग है, पता चल गया है ना? तो हम इन दोनों बैलेंसेस को चाहो तो दोनों बैलेंसेस को लिख सकते हो। यहाँ पे डेबिट साइड लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डैश देके कैश एंड बैंक, कितना अमाउंट है? 900। और क्रेडिट साइड में यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है तो लिख ले रहे हैं बाई बैलेंस कैरी डाउन, कितना अमाउंट? 3500। देखो बहुत सारे लोगों को कल हमने देखा क्वेश्चन बना रहे थे तो पहले रिसीट साइड कंप्लीट कर फिर पेमेंट साइड आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि आप एक ही क्वेश्चन को, क्वेश्चन में एक ही इंफॉर्मेशन को एक से ज्यादा बार पढ़ रहे होंगे अननेसेसरी। ऐसा नहीं करना, फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, जो स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका रूल यहाँ पे ले आइए माइंड में, अपने प्रोसेसर पे, दिमाग का जो प्रोसेसर है, ठीक है, हार्ड डिस्क से एसएसडी से निकाल के प्रोसेसर में लाइए उस इंफॉर्मेशन को जिसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसके बाद क्वेश्चन रीड करते हुए एक एक टर्म के बारे में सोचना है कि वो कहां जाएगा, रिसीट साइड या पेमेंट साइड पे प्लेसमेंट कर, ठीक है। किसका मोबाइल बजे? मोबाइल लो आगे, मोबाइल लो। ध्यान दो, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बारे में पता चल गया। एक एक टर्म जैसे जैसे पढ़ेंगे ना वैसे वैसे प्लेस करते जाना, ये हैबिट डेवलप करना, इससे होगा कि आपका टाइम सेव होगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे और कौन सा क्वेश्चन आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, और खास करके जो लोग फाउंडेशन का तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, लिमिटेड टाइम में लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब उसमें हम बैठ करके एक ही इन्फॉर्मेशन को 4 बार पढ़ेंगे, हो गया? नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगा। तो पहले जो स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका रूल माइंड में ले आओ, उसके हिसाब से फिर सोचते चलो। अगला टर्म आपको क्या दिख रहा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया हुआ है, राइट? तुमको पता है कि रिसीट और पेमेंट साइड किस बेसिस पे बनाते हैं? कैश मिला, कैश आया तो डेबिट साइड, कैश पेड हुआ तो क्रेडिट साइड, दैट्स इट, यही है ना? और स्टैंडिंग अमाउंट इसमें जाता है क्या? तो अब हम अगर स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हमको दिख रहा है क्वेश्चन में कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2006-07 का, 2007-08 का, 1000 और 9000, और नीचे कह रहा है सब्सक्रिप्शन ड्यू भी है 2007-08 का 1500 जो अभी रिसीव नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब्सक्रिप्शन को हमको रिसीट पेमेंट में लिखना है तो तीनों लिखेंगे, किसमें से? दो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, दो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, तीसरा को यहाँ पर लिखने का जरूरत कहाँ जाएगा वो अभी का पार्ट नहीं है, जब बताया जाएगा उसके बाद सोचेंगे। जब पूरा लॉन्ग क्वेश्चन डील करना होगा तब आपको पता चल जाएगा वो कहाँ जाएगा। फिलहाल रिसीट पेमेंट बना रहे हैं उसमें नहीं जाए। थर्ड पॉइंट, इज दैट क्लियर? तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन डैश देंगे 2006-07 और 2007-08। 2006-07 का 1000 है और 2007-08 का 9000 है, लिख लिया। सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर 2007-08 नॉट येट रिसीव्ड, इसका एंट्री यहाँ पे नहीं होगा।
उसके बाद क्या दिया है, रिसीट फ्रॉम रूम हायरिंग, टेबल कोर्ट रिसीट्स, रिफ्रेशमेंट रूम रिसीट्स। क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल गया, खुद क्वेश्चन बता रहा है, रिसीट साइड ले जाओ। कोई दिक्कत है इसमें? इन तीनों टर्म में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है, रिसीट फ्रॉम, रिसीट्स, रिसीट्स, तो तीनों रिसीट साइड चला जाएगा। डेबिट साइड में यानी रिसीट साइड में लिखेंगे टू रिसीट्स फ्रॉम रूम हायरिंग, कितना अमाउंट है, 500। फिर टेनिस कोर्ट रिसीट्स, टू टेनिस कोर्ट रिसीट्स, कितना अमाउंट है, 3000। उसके बाद है रिफ्रेशमेंट रूम रिसीट्स, कितना अमाउंट है, 6000, 6250, 6250 लिख लिया। कोई दिक्कत यहां तक? एक इंफॉर्मेशन को करने के लिए बीच का कोई इंफॉर्मेशन छोड़ते हुए चलेंगे ना तो दिक्कत है। अगर रिसीट पेमेंट में जाना है तो किस साइड जाना है उसी टाइम पता कर ले। अगला टर्म पढ़ो, क्या है, क्या लिखा हुआ है, सैलरीज पेड हुआ है 200 पर मंथ के हिसाब से, 12 महीने का पेड हुआ है। कितने महीने का पेड हुआ है, 12 महीने का। कब तक का पेमेंट है ये, 29 फरवरी 2008 का। हमको इससे मतलब नहीं है कि कब तक का पेमेंट है कब तक का नहीं, पेमेंट हुआ ना। कैश बेसिस से मतलब है कितना अमाउंट पेड हुआ, कितना अमाउंट मिला है उस ड्यूरेशन में जिस ड्यूरेशन का आप बना रहे हो। रिसीट और पेमेंट को सिर्फ इससे मतलब, अगर उस ड्यूरेशन में नहीं आया, नहीं पेमेंट हुआ, यहां नहीं जाए। लेकिन अगर पेमेंट हो गया है, पैसे रिसीव हो चुके हैं तो रिकॉर्ड हो। इज दैट क्लियर? सिंपल सा रूल है, कैश बेसिस याद रखना, वर्ड इज कैश बेसिस। तो यहाँ पे सैलरीज 200 रुपए के हिसाब, 200 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का पेड हुआ ना, है ना, अप टू 29 फरवरी 2008। तो यहाँ पर लिख लेंगे बाई सैलरीज, कितना अमाउंट, 24। उस इंफॉर्मेशन को याद रखना, वो आगे कहीं ना कहीं काम आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आपसे बनाने के लिए कहा गया। तो अभी हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर के रूल को डिस्कस नहीं किया, तो उस पर बात नहीं करेंगे। आगे चलिए, क्या है अगला टर्म, रिपेयर्स, ये भी पेमेंट है, लिख दो पेमेंट साइड बाई रिपेयर्स, कितना अमाउंट है, 600। उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंक्लूडिंग 300 फॉर द प्रीवियस ईयर, बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना अमाउंट, 1500 लिखे कि 1200 लिखे, 1500। पेमेंट अभी हुआ ना, जाएगी। जिस ड्यूरेशन का बना रहे हैं उस ड्यूरेशन में अगर पेमेंट हुआ है, कभी कभी पेमेंट हो, 10 साल बाद का पेमेंट हो जाए या 5 साल पहले का पेमेंट हो जाए, उससे मतलब पेमेंट इस ड्यूरेशन में हुआ है, जिस ड्यूरेशन का बना रहे हैं तो रिकॉर्ड हो। तो बाई प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना अमाउंट, 1500। उसके बाद क्या है, वेजेस, उसके बाद है पेड फॉर परचेज फॉर रिफ्रेशमेंट रूम, है ना, कितना, 4200। तो बाई रिफ्रेशमेंट रूम परचेज, बाई परचेजेस फॉर रिफ्रेशमेंट रूम, कितना अमाउंट है, 4250। उसके बाद नेक्स्ट टर्म वेजेस, कैश एंड फ्यूल, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये सब जाएगा यहाँ पे। बाई वेजेस कितना अमाउंट, 3400। बाई गैस एंड फ्यूल कितना अमाउंट, 2000। बाई रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, उसके बाद लास्ट अमाउंट, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर्स, नहीं जाएगा, जाएगा ये, नहीं जाएगा। क्यों नहीं गया, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, अमाउंट देना है सप्लायर को, दिया नहीं गया है, तो रिसीट ऑफ पेमेंट में ये नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? कितने लोगों का सही हुआ? बाकी जिनका नहीं सही हुआ हमको लगता है उसका कोशिश ही ईमानदारी से नहीं किया। ईमानदारी से कोशिश किए हो, कितना मिस्टेक हुआ, वन मिस्टेक, वन मिस्टेक वाले कितने लोग हैं, तो ठीक है वन मिस्टेक चलेगा। मिस्टेक रिपीट नहीं ना हो रहा है, मतलब सेम टर्म में मिस्टेक बार बार नहीं ना कर रहे हो। इफ यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक तब तो प्रॉब्लम है। घर के आसपास कोई खड्डा हो उसमें गिरे हो तो फिर वापस आओ फिर गिरो, फिर तो लोग क्या बोलेंगे, बेवकूफी बोलेंगे ना। सेम मिस्टेक रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार जो मिस्टेक हो गया दोबारा नहीं।
दोनों साइड इक्वल आ गया अमाउंट, टोटल किए थे कितना आया दोनों साइड? 20,650 दोनों साइड। देखो इस क्वेश्चन में ना क्लोजिंग बैलेंस आपको दे के थोड़ा सा आसान कर दिया भाई, बैलेंस कैरिड डाउन का 3500 दिया हुआ है, नहीं दिया रहता तो निकालना पड़ता। ठीक है, कोई डाउट है किसी का? रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाने से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कोई डाउट? जिन लोगों को अच्छे से मिलाना है क्विकली मिला लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, एक की स्टेटमेंट डिस्कस कर चुके हैं, अब ये है कि इस पे आगे जब भी क्वेश्चन आए तब आपके माइंड में रिसीट पेमेंट का रूल्स आ जाना कि स्टार्टिंग बैलेंस क्या होगा, कैश का बैलेंस किधर लिखेंगे, बैंक का बैलेंस कब किस साइड लिखेंगे। ठीक है, कौन सा अमाउंट रिसीट्स में जाएगा, कौन सा अमाउंट पेमेंट में जाएगा, कौन सा अमाउंट इस स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे। क्लियर है? तो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हैं। शॉर्ट रूल जितना कम से कम याद होना चाहिए वो ये कि इट इज स्टार्ट विद कैश एंड बैंक बैलेंस एंड एंड्स विद सेम, पहला पॉइंट। रिसीट साइड रिसीट्स रिकॉर्ड होगा, पेमेंट साइड पेमेंट्स। जिस ड्यूरेशन का बना रहे होंगे उसी ड्यूरेशन का रिसीट और उसी ड्यूरेशन का पेमेंट लिखना है। उस ड्यूरेशन में जितना भी पैसा मिला हो, जितना भी पैसा पेड हुआ वो लिखा जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर इट बिलोंग्स टू। इससे मतलब नहीं है कि वो किस ईयर से बिलोंग कर। एक रेंट आपने पेड कर दिया, 5 महीने का रेंट पेड कर दिया, सपोज करो यू पेड 5 months रेंट, और वो 5 महीने का रेंट पिछले 5 साल पहले का कोई रेंट ड्यू था वो पेड किया, तो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि पेमेंट अभी हुआ ना, पेमेंट इस साल हुआ ना, जाएगा, क्योंकि वो कैश बुक में रिकॉर्डेड होगा, और कैश बुक में रिकॉर्डेड होगा तो उसी का तो शॉर्ट फॉर्म है ना, रिसीट और। मिला लिए सब लोग? चलिए, अब आ रहा है सेकंड स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर हम स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स को समझते चलेंगे और सेपरेट इंफॉर्मेशन, ये नहीं कि रिसीट और पेमेंट का इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए इनकम एक्सपेंडिचर बनाने लगे, या इनकम एक्सपेंडिचर के इंफॉर्मेशन से रिसीट पेमेंट बनाने लग जाए, तो कभी नहीं सीखोगे। और ये होता है कई बार, और ये सब दूर कैसे होगा? सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। टॉपिक सीख गए, रिसीट पेमेंट बनाना आ गया, और क्वेश्चन बनाइए। एनसीईआरटी का बुक पीडीएफ अपलोडेड आप लोग को आसानी से मिल जाएगा, उससे बना लो। एसके सिंह का बुक रिकमेंड किया गया, उससे रिसीट पेमेंट बना लो। कोई भी बुक से रिसीट और पेमेंट अकाउंट आप लोग बना सकते हैं। हाँ, एक आध टर्म, कोई टर्म ऐसा आ जाएगा, वो हम भी अभी भी एक आध पॉइंट हम बीच में डाल देंगे, आप लोगों का माइंड घूम जाएगा, ये कैसे हो, कहाँ ट्रेड करेंगे, पॉसिबिलिटी है, लेकिन प्रैक्टिस करने से ये सब चीजें दूर होंगी। ठीक है ना? चलो, पहले तो हम लोग फॉर्मेट डिस्कस कर लें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, फीचर्स सारा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट। तो सवाल पहला ये होता है कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ये तीन कैटेगरी है ना ट्रेडिशनल अकाउंट में। ट्रेडिशनल अकाउंट में तीन कैटेगरी, तीन कैटेगरी है ना। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में तीन कैटेगरी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ताकि आप आज से याद रखो इस पॉइंट को। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, वैसे बहुत सारे राइटर चार भी रिकमेंड करते हैं, बट वी विल टेक थ्री, मोस्ट पॉपुलर थ्री। मेन दो कैटेगरी है, पर्सनल, इम्पर्सनल, और फिर इम्पर्सनल दो हिस्सों में बटा है, वैसे ही बताया, ज्यादा ठीक रहेगा। तो फिर आकर के बोलोगे सर कि ऐसा कैसे? हाँ, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल का ना दो कैटेगरी, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, अब देखो पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन क्या होगा।
पर्सनल अकाउंट का बहुत सिंपल डेफिनेशन, और हम वो लॉन्ग 5-6 लाइन का डेफिनेशन याद कर लिया, समझा कुछ नहीं। सो बेटर है कि शॉर्ट पॉइंट्स याद रखो, समझ पूरा आना चाहिए। अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी व्यक्ति या संस्था का जो भी खाता होगा ना, वो किससे रिलेट करेगा? पर्सनल अकाउंट। आप अपने बुक में मोहन का अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, कैसा अकाउंट होगा? क्लियर है? बट इन मॉडर्न रूल्स मोहन कैन बी डेटर, मोहन कैन बी क्रेडिटर। अगर मोहन डेटर है तो एसेट है, मोहन क्रेडिटर है तो लाइबिलिटीज है। हम लोग मॉडर्न रूल क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वो अकाउंट्स का समझ डेवलप करते हैं। ये इसमें आप क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे, जर्नल बनाना सीख जाओगे, लेजर पोर्शन तो वैसे भी सीख जाओगे, बट जो अकाउंट्स की अंडरस्टैंडिंग रियल डेवलप होगा ना, वो आपको मॉडर्न रूल से डेवलप। जब आपको ये फाइंड आउट करना है, ये मोहन डेटर भी है, क्रेडिटर भी हो सकता है, द पर्सन कैन बी डेटर और क्रेडिटर बोथ, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डेटर और क्रेडिटर, दोनों हो सकता है। तो वहां पे आपको दिमाग लगाना होगा ना। यहाँ तो सिंपल है, पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है, सीधा किस अकाउंट में डालो? पर्सनल अकाउंट में। और रूल बहुत सिंपल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर है तो डेबिट करो, गिवर है तो क्रेडिट करो। ठीक है, ये है इसका रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इज दैट क्लियर? अब देखो, रियल अकाउंट, अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स, अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। और संपत्ति का अकाउंट में पहचानने में कोई दिक्कत है क्या? नॉमिनल अकाउंट में अकाउंट्स रिलेटेड टू, अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। एक्सपेंस लॉस इनकम गेन किसमें आएगा? नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, एक्सपेंस लॉस एक्सपेंसेस कैटेगरी है मॉडर्न में, इनकम गेन इनकम कैटेगरी है या रेवेन्यू कैटेगरी है किसमें? मॉडर्न, है ना? दोनों ही रूल्स आपको ध्यान रखना है। रियल अकाउंट में रूल बहुत सिंपल है डेबिट क्रेडिट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का रूल सिंपल है, एक्सपेंस लॉस को डेबिट किया जाता है और इनकम गेन क्रेडिट किया जाता है। ये है रूल्स एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसको अपने प्रोसेसर से हार्ड डिस्क पे ले जाओ। कैसे ले जाओगे? पहले याद करो, 3 कैटेगरी है ओवरऑल ट्रेडिशनल में, पर्सनल, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अकाउंट, पर्सनल अकाउंट जिसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। क्लियर है? इधर आ जाएंगे, रियल अकाउंट एसेट्स और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड अकाउंट होगा। रियल अकाउंट जिसका रूल है अगर संपत्ति आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। क्लियर है? और नॉमिनल अकाउंट में 4 कैटेगरीज है, एक्सपेंस लॉस इनकम गेन। एक्सपेंस लॉस को करेंगे डेबिट और इनकम और गेन को करेंगे क्रेडिट। ये आपका ट्रेडिशनल। इज दैट क्लियर? ध्यान में रहेगा। चलिए, अब वापस से हम लोग आ जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ। क्यों बताना पड़ा? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा अकाउंट है? कैसा अकाउंट है इनकम एक्सपेंडिचर? और अभी जस्ट डिस्कस किया कि नॉमिनल अकाउंट में कितने अकाउंट होते हैं, कितने कैटेगरी के? 4, एक्सपेंस लॉस इनकम गेन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस अकाउंट को बनाएंगे तो एक्सपेंस लॉस इनकम गेन इसमें लिखेंगे, संपत्ति लिखेंगे इसमें। क्लियर है? तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो संस्थाएं इसे प्रिपेयर करती है जिनको प्रॉफिट से मतलब नहीं है। क्लियर है? क्यों प्रिपेयर किया जाता है? क्योंकि ठीक है प्रॉफिट से मतलब नहीं है, फिर भी ये जानना जरूरी है ना कि खर्च ज्यादा हुआ कि इनकम ज्यादा हुआ। अगर इनकम ज्यादा हुआ है तो सरप्लस होगा, खर्च ज्यादा हुआ है तो डेफिसिट। क्लियर है? आगे चलिए, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं इन सबको क्या किया जाता है? डेबिट। नॉमिनल का रूल क्या है? एक्सपेंस लॉस डेबिट, इनकम गेन क्रेडिट, और ये नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल का रूल लगा।
एक्सपेंस लॉस अगर है तो इसमें डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लो, इनकम गेन अगर है तो इसको किस साइड रिकॉर्ड कर लोगे, क्रेडिट साइड। सिंपल है। आगे चलिए, जो भी सरप्लस और डेफिसिट निकलेगा ये कहां ट्रांसफर होगा, तो जैसे प्रॉफिट हम लोग निकालते थे तो कैपिटल में ले जाके ऐड करते थे ना, फाइनल अकाउंट आप लोगों ने पढ़ा 11th में। तो जो प्रॉफिट निकलता है वो कैपिटल में ऐड होता है ना। और यहाँ तो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का तो पूंजी नहीं लगा हुआ, यहाँ तो बहुत सारे मेंबर्स ने मिलकर ना ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है। तो यहाँ पर कैपिटल को कैपिटल फंड बोलते हैं, कैपिटल फंड। कैपिटल से सिर्फ नहीं इंडिकेट करेंगे, कैपिटल फंड बोला जाएगा, because it is a contribution from many members. The capital is contributed here with from many members. कई सारे members मिलके कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं। खैर, तो जो भी सरप्लस और डेफिसिट होगा वो अल्टीमेटली कैपिटल फंड में ऐड या लेस होगा। सरप्लस है तो ऐड हो जाएगा और डेफिसिट है तो यहां तक तो पॉइंट बहुत सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है, क्या है वो, क्या लिखा है, इट इज प्रीपेयर्ड ऑन। अच्छा, अभी हम लोगों ने रिसीट और पेमेंट बनाया, वो किस बेसिस पे प्रिपेयर होता है, कैश बेसिस। यानी वहां पे आपको ये देखना होता है कि पैसा मिला है, पेमेंट हुआ है, तब जाएगा, वरना नहीं जाएगा। यहाँ पर इसको कैश बेसिस से मतलब, यहाँ पर मतलब है एक्रूअल बेसिस से, मतलब जिस ड्यूरेशन का बना रहे ना सिर्फ उसी ड्यूरेशन का खर्चा और इनकम है। पेमेंट हुआ नहीं हुआ, पैसा आया नहीं आया, इससे मतलब, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे प्रिपेयर किया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो जिस ड्यूरेशन का बना रहे हैं, जिस अकाउंटिंग ईयर का बना रहे हैं, उसी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड सारे इनकम और एक्सपेंडिचर को लिखा जाए। स्टेटस के बिना, पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, पैसा आया कि नहीं आया, इससे कोई मतलब, ये देखा जाएगा कि वो इनकम उस साल का था कि नहीं। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 100 मेंबर है, कितने मेंबर है, और हर मेंबर को 50 रुपया पे करना है एक साल। तो 100 मेंबर से 50 रुपया करके कितना आना चाहिए, 5000 रुपीज आना चाहिए। अब आप रिसीट और पेमेंट अकाउंट में देख रहे हो कि तो सब्सक्रिप्शन आया है 4500 रुपए, तो रिसीट पेमेंट में 4500 लिखा हुआ है क्योंकि करंट ईयर में 4500 ही मिला है सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। अब आप इनकम एक्सपेंडिचर में आओगे तो बाई सब्सक्रिप्शन क्या 4500 ही लिखेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को इससे मतलब नहीं होता कि पेमेंट कितना मिला किसी इनकम के रिगार्डिंग, यहाँ पर मतलब होता है कि इस साल होना कितना था इनकम। तो कितना होना था इनकम, 100 मेंबर 50 रुपया, 5000 आना, तो 4500 जो आया वो भी लिखेंगे, 500 जो करंट ईयर का नहीं आया वो भी लिखेंगे। 4500 प्लस 500 कितना हो गया, फर्क समझ आ रहा है दोनों स्टेटमेंट में। यहाँ पे एक्रूअल बेसिस, रिसीट पेमेंट में कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस में आपको दिमाग में फिट कर लेना है, जब आप इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हो तो माइंड में आ जाना चाहिए कि हमको जिस ड्यूरेशन का बना रहे हैं उसी ड्यूरेशन का एक्सपेंडिचर और इनकम इसमें जाएगा। अगर कोई इनकम एक्सपेंडिचर उस ड्यूरेशन से नहीं रिलेट कर रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, भले ही वो रिसीव हो गया हो, भले ही वो पेड हो चुका हो, नहीं रिकॉर्ड होगा। क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इसको ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन स्पेसिफिक है, उस ड्यूरेशन का इनकम एक्सपेंडिचर है, जाएगा, चाहे पेमेंट आया हो या नहीं, चाहे पेमेंट किया गया हो या नहीं। इज दैट क्लियर, एक्रूअल बेसिस समझ आ गया। अगर मान लो आप क्वेश्चन डील कर रहे हो, तो लिखा हुआ है रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर एट द रेट ऑफ 200 पर मंथ फॉर 10 मंथ्स। तो यानी रेंट पेड कितना होगा, 200 इंटू 10 यानी 2000, बस इतना ही दिया हुआ है। 200 पर मंथ पता है आपको, 10 महीने का पेड हुआ ये भी पता है आपको। अब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो, रेंट क्या है, रेंट क्या है, एक्सपेंडिचर है, खर्च है ना, रेंट एक्सपेंडिचर है, किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। कितना लिखोगे, 2000, कितना लिखोगे, कितना लिखोगे, 2000 तो पेड हुआ, तो क्या उस साल का खर्चा 2000 है, 2400 है ना, क्योंकि 200 पर मंथ के हिसाब से एक साल का कितना हो रहा है, 2400 हो रहा है। तो जो 2000 पेड हो गया वो तो जाएगा ही जाएगा, जो 2 महीने का रेंट पेड नहीं हुआ है करंट ईयर का वो भी जाएगा। यह है एक्रूअल बेसिस का मतलब।
क्लियर हो गया सबको? एक्रुअल बेसिस समझ आ गया? आगे इसके बाद का जो पॉइंट कह रहा है वो ये कि नॉन कैश आइटम सच एज डेप्रीशिएशन, बहुत सारे नॉन कैश आइटम्स को भी रिकॉर्ड करते हैं। कैश बेसिस में सिर्फ कैश से रिलेटेड आइटम जाता है ना, मतलब अगर हम रिसीट पेमेंट बना रहे हैं तो वहां पर सिर्फ जो पैसा गया है या जो मिला है वही रिकॉर्ड होगा। कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट वहां जाता है, या कोई भी ऐसा अमाउंट जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर में आता है वो जाता है क्या वहां? नॉन कैश एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या है? नॉन कैश एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है डेप्रीशिएशन, का एग्जाम्पल है बैड डेट, है ना? डेप्रीशिएशन किसको कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रीशिएशन? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब वो किस वजह से हुआ बता देना है। इस्तेमाल होने की वजह से वियर एंड टियर हो, अपडेटेड हो जाएगा, टाइम के पास होने की वजह से वैल्यू कम होगा, ऐसे रीजन है डेप्रीशिएशन के। डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, और ये भी आपको इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना होगा क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का, किस नेचर का है? पूरे स्टेटमेंट बनाने के लिए ना आपको दो नेचर तो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। अकाउंटेंट का पीछा ये दो नेचर नहीं छोड़ेगा, कैपिटल और हर टाइम सोचना पड़ेगा। अकाउंटेंट को इसी पे दिमाग लगाना होता है। ये रेवेन्यू खर्चा है, रेवेन्यू इनकम है, कैपिटल खर्चा है, कैपिटल इनकम, क्योंकि उसके हिसाब से ट्रीटमेंट वैरी करता है। अगर कोई खर्च रेवेन्यू नेचर का है तो वो कहाँ चला जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर। और अगर कोई खर्च कैपिटल नेचर का है तो वो यहाँ नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। एक एग्जाम्पल, रेंट रेवेन्यू खर्चा है, एक्सपेंडिचर में चला गया। बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग कैसा खर्च है? कैपिटल खर्च है, कहाँ लिखोगे? इनकम एक्सपेंडिचर में, बैलेंस शीट। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है। नॉन कैश आइटम्स भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि कौन से नेचर का आइटम्स इसमें रिकॉर्ड होता है, तो लिखा हुआ है ऊपर, रेवेन्यू। इज दैट क्लियर? विजिबल है पीछे की? बड़ा करते हो?
Okay or not? रिसीट और पेमेंट कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर कैसा अकाउंट है? नॉमिनल। ठीक है। रिसीट पेमेंट रियल क्यों है? क्योंकि ये कैश बुक का समरी है और कैश बुक में कैश और बैंक बैलेंस होता है जो कि एसेट है। और रियल अकाउंट बाय डेफिनेशन मींस अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड, तो इसीलिए रिसीट पेमेंट कैसा अकाउंट हुआ? रियल। क्लियर है? रिसीट पेमेंट बनाओगे कैश बेसिस को ध्यान में रखोगे, इनकम एक्सपेंडिचर बनाओगे एक्रूवल बेसिस को ध्यान में रखोगे। रिसीट पेमेंट में बस इतना सोचना है, मिला है लिखो, पेमेंट हुआ है लिखो। इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना है उस साल का खर्चा है लिखो, उससे मतलब है नहीं कि पेड हुआ नहीं। उसी साल का इनकम है लिखो, उससे मतलब नहीं है आया कि नहीं। उसके अलावा इनकम एक्सपेंडिचर में नॉन कैश आइटम किस नेचर का? रेवेन्यू नेचर, रिकॉर्ड। क्लियर है? और रेवेन्यू नेचर किसको बोलते हैं? जो बार बार हो, रेकरिंग नेचर रेवेन्यू नेचर में आता है। वैसा खर्च या इनकम जो बार बार होगा ना, वो किस कैटेगरी में आता है? रेवेन्यू आइटम्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? नोट कर लिए सब लोग? फॉर्मेट नोट हो गया ना सबका? हो गया। एक शॉर्ट फॉर्मेट है यहाँ पे। स्टेटमेंट में ऊपर लिखा हुआ है डेबिट और क्रेडिट, लेफ्ट साइड डेबिट राइट साइड क्रेडिट, और लिखा हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। क्या लिखा हुआ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत सारे स्टूडेंट ना, रिसीट और पेमेंट में रिसीट तो लेफ्ट साइड था, पेमेंट तो राइट साइड था। इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम इधर लिखेंगे, एक्सपेंडिचर इधर लिखेंगे। ऐसा नहीं करना, यानी हर जगह बिल्कुल एकदम इस पे नहीं जाना है, रूल्स पे जाना है। नॉमिनल अकाउंट है ना इनकम एक्सपेंडिचर, नॉमिनल का रूल है एक्सपेंस लॉस डेबिट होगा, यानी एक्सपेंडिचर डेबिट है। इनकम गेन क्रेडिट होगा, इनकम क्रेडिट है। तो इनकम एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में एक्सपेंडिचर डेबिट साइड होगा, इनकम। तो ये गलती नहीं होना चाहिए। टेस्ट लेंगे हम इस चैप्टर के खत्म होने के बाद। चैप्टर फिनिश, टेस्ट होली के बाद आइएगा। अगर होली से पहले उन्होंने चैप्टर एंड कर दिया, टेस्ट होली के बाद। ठीक है ना? तो ये है एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज, जबकि ऊपर में आपको लिखना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
क्लियर है? देखो डेबिट साइड में हमने यहाँ शो करा है, क्या लिखा है, टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमको पता है इनकम एक्सपेंडिचर में किस नेचर का अकाउंट लिखना है, रेवेन्यू नेचर के अकाउंट को लिखना है। और रेवेन्यू नेचर किसको बोलते हैं, जो खर्च बार बार हो, सैलरी, रेंट, ऑनरेरियम, पोस्टेज, ये सब कैसा खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। उसके अलावा इसमें और क्या शो करेंगे, नॉन कैश आइटम, जिसका दो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया। नेचर नहीं बदलना चाहिए, नेचर रेवेन्यू होना चाहिए इसमें जाने के लिए। तो डेप्रिसिएशन रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, कोई भी एसेट अगर बेच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं तो उस पर अगर लॉस होता है तो वो भी इसमें जाएगा। उसके अलावा क्रेडिट साइड में रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू इनकम जाएगा, सब्सक्रिप्शन हो गया, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, सेल ऑफ न्यूज़पेपर हो गया, सेल ऑफ स्क्रैप हो गया। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल ऑफ फर्नीचर, यहाँ लिखेंगे, सेल ऑफ फर्नीचर नहीं लिखेंगे, सेल ऑफ न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, सेल ऑफ स्क्रैप लिख रहे हैं, सेल ऑफ फर्नीचर क्यों नहीं, क्योंकि फर्नीचर एसेट है, न्यूज़पेपर एसेट नहीं है, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ जो वो एसेट नहीं है। इज दैट क्लियर? तो उसको जो बेचने से जो भी पैसा आया वो इनकम होगा, लेकिन एसेट्स को बेचने से जो पैसा आया वो इनकम नहीं है, वो कैपिटल रिसीट है, वो यहाँ नहीं जाएगा। तो इसलिए जब क्वेश्चन डील करोगे ना इनकम एक्सपेंडिचर का, और मान लो रिसीट साइड दिया हुआ है सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ स्क्रैप, तो दो टर्म तो यहाँ आएगा, एक टर्म यहाँ। उसके अलावा अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट है उसको बेचने पे अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो क्रेडिट कर लेना। क्लियर है? इसके अलावा ये बैलेंस कर लोगे, अगर इनकम ज्यादा है तो सरप्लस आएगा, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट आएगा। ये आपका फॉर्मेट। क्या हुआ, अभी लार्ज कर रहे, ये जो नीचे का जो पॉइंट है ना, ये आपको ये इनकम एक्सपेंडिचर बनाते वक्त ये पॉइंट याद रखना है कि सिर्फ करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर जो किस नेचर का हो, रेवेन्यू नेचर का हो, उसी को रिकॉर्ड करेंगे, किस बेसिस पे, एक्चुअल बेसिस। ये एक लाइन करूँ, एक लाइन में ही तीनों पॉइंट आ गया, करंट ईयर, रेवेन्यू नेचर, एक्रूवल बेसिस, दैट्स इट। और वहां पे कैश बेसिस, नोट इट डाउन। इसका क्वेश्चन अगले क्लास में आना है, और हो सकता है एक ऐसा क्वेश्चन सेंड करें हम, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं, अगर भेज दिया तो ठीक, नहीं तो पॉइंट्स रिवाइज कर लेना जो आज डिस्कस हुआ है। प्रॉफिट होगा लॉस होगा डेबिट में लिखा हुआ तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, नहीं लिखा ये,
एक क्वेश्चन सेंड करेंगे, रिसीट और पेमेंट बना के आओगे, और इनकम एक्सपेंडिचर उस क्वेश्चन का कल डिस्कस करेंगे, और एक क्लास प्रैक्टिस होगा इनकम एक्सपेंडिचर। हाँ कल, आज थोड़ा सा वजह से नहीं आ बहुत मजाक करता है। हाँ बहुत मजाक करता आपसे। हो गया नोट? आपका कल वाला फोटो, कल फोटो मिला था बहुत पुराना वाला। हाँ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ कल डिस्कस करेंगे। रिसिट और पेमेंट अकाउंट बना के आना। शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत लॉन्ग नहीं दिया। शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन देंगे। ठीक। तीसरा की स्टेटमेंट है बैलेंस शीट। सबको डील करने के बाद एंड में शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव।